साथियों नमस्कार। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट में हम संगीत का एक प्रैक्टिस सेट लेते हैं जो आने वाले बीपीएससी TRE 4 एस्टेट सीटेट नेट सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें यह वीडियो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि थाट कल्याण से उत्पन्न कौन सा राग इसमें नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गोरख कल्याण। ठीक है जी। छाया नट और केदार सूद कल्याण ये सभी कल्याण थाट से उत्पन्न है, लेकिन गोरख कल्याण आपका खमाज थाट से उत्पन्न है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिख रहा है, देखिए व्याख्या में लिख रहा है छाया नट केदार सूद कल्याण तीनों राग कल्याण थाट से उत्पन्न है, जबकि गोरख कल्याण जो है खमाज थाट से उत्पन्न है जिसमें कोमल निषाद लगता है। इसकी जाति आपको साडो साडो मिलेगी क्योंकि आरोह और रोह में गंधार को वर्जित किया जाता है। वादी मध्य में संवादी षटज है, रात्रि के दूसरे पहर में इसका गायन होता है। ठीक है। प्रश्न अगला सवाल पूछा जा रहा है, उल्हास का सालकर जो है किनके गुरु हैं या इनके शिष्य कौन है, ऐसा सवाल है। सवाल ऐसा है कि ये उल्हास का सालकर के शिष्य कौन है। ठीक है जी। कि मतलब उल्हास का सालकर के शिष्य कौन है, ऐसा सवाल होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा गजानन राव जोशी। ठीक है। इसका व्याख्या देख लीजिए, इसमें लिखा गया है गजानन राव जोशी के गुरु उल्हास कसालकर जी हैं। अनंत मनोहर जोशी के गुरु बालकृष्ण बुआ जी हैं। ठीक है जी। भीमसेन जोशी के गुरु सवाई गंधर्व हैं। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा रहा है ढाढ़ी शब्द का अर्थ क्या है। ढाढ़ी शब्द का अर्थ बताइए। तो ढाढ़ी शब्द का सही अर्थ हो गया संगीत जीवी समुदाय। ठीक है, डी हो गया। आप देखिए इसका डिटेल पढ़ लीजिए। डिटेल इसमें लिख रहा है ढाढ़ी शब्द का अर्थ जो है संगीत जीवी समुदाय। ढाढ़ी शब्द संगीत जीवी समुदाय से लिया गया। ठीक है। गीति का प्रकार महर्षि भरत ने गीति में मागधी, अर्धमागधी, पृथुला तथा संभाविता नामक 4 गीतियां कही है। सारंगदेव ने गीतियों की संख्या 5 मानी है। शुद्धा गीति, भिन्ना गीति, बेसरा गीति और साधारणी गीति, और एक है गौड़ी गीति। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर लिख रहा है सुमेलित करना है। ठीक है जी। अब आपको यहाँ देखना है कि उपनाम दिया गया है, किनका उपनाम क्या है उससे सुमेलित करना है। ठीक है जी। तो दरस पिया, देखिए दरस पिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा 1 का हो जाएगा 4। ठीक है जी। 1 का हो जाएगा 4। दरस पिया किनको कहा जाता है, तो महबूब खान को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, उसके बाद प्राण पिया। प्राण पिया किनको कहा जाता है, तो बिलायत हुसैन खां को कहा जाता है प्राण पिया। ठीक है जी। और सबरंग किसको कहा जाता है, तो सबरंग कहा जाता है आपको बड़े गुलाम अली खान को। बड़े गुलाम अली खान को सबरंग कहा जाता है। और प्रणव रंग कहा जाता है ओमकार नाथ ठाकुर जी को। ओमकार नाथ ठाकुर की रचना है प्रणव भारती। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका मिलान कीजिएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। अगला सवाल आपसे 5 नंबर पूछा जा रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन निर्मल शाह के शिष्य नहीं थे। तो कौन निर्मल शाह के शिष्य नहीं है, इसका डिटेल पढ़िए। इसका डिटेल लिख रहा है सादिक अली खान निर्मल सिंह के शिष्य नहीं थे। देखिए डिटेल पढ़िए। सादिक अली खान के गुरु असद अली खान हैं। बंदे अली खान, इमदाद खान, जाफर खान निर्मल शाह के शिष्य हैं। ठीक है जी। अगला 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल में लिख रहा है पंचपाणी। पंचपाणी किसका नाम है, तो पंचपाणी किनका नाम है बता दीजिए। तो पंचपाणी का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्राचीन ताल। प्राचीन ताल का नाम है पंचपाणी। ठीक है जी। देखिए इसमें व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है पंचपाणी प्राचीन ताल का एक प्रकार है। ठीक है जी। जो आधुनिक ताल पद्धति में गाई बजाई नहीं जाती है। ठीक है। राग प्रधान होने के कारण भारतीय संगीत को रागदारी संगीत भी कहा जाता है। राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत ग्रंथ बृहदेशी में देखने को मिलता है। ठीक है। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल लिख रहा है निम्न में से कौन विचित्र बीड़ा वादक हैं। विचित्र बीड़ा वादक, विचित्र बीड़ा वादक कौन है, तो 7 का सही उत्तर बताइए। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अब्दुल अजीज खान। क्या है जी, अब्दुल अजीज खान। ठीक है। व्याख्या पढ़ लीजिए। अब्दुल अजीज खान विचित्र बीड़ा वादक हैं। असद अली खान रुद्र बीड़ा वादक हैं।
असद अली खान जो है रुद्र बीड़ा वादक हैं, गुलाम मोहम्मद तबला वादक हैं और रजब अली खान बीन वादक हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, 8 नंबर पूछा जा रहा है। 8 नंबर सवाल इसमें लिख रहा है कि आगरा घराने के ख्याल गायकों के सही समूह को बताइए। सही समूह को बताना है आपको, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा, वही 8 का सही उत्तर हो जाएगा ए, नत्थन खान, बिलायत हुसैन खान और खादिम हुसैन खान। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, ये आप विशेष पढ़ लीजिए इसका डिटेल। 9 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए निम्न में से निम्नलिखित स्वर समुदाय किस वर्ण का उदाहरण है। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर क्या हो जाएगा जी आपका संचारी। ठीक है जी, संचारी, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। संचारी इसका है, देखिए जबकि इसमें स्वर समुदाय दिया नहीं है प्रश्न में, इसकी व्याख्या में देखिए समझाया जा रहा है। संचारी स्वर समुदाय में स्वर को सारे गग रेग रेसा इस प्रकार लिखा जाता है, जबकि आरोह में स्वर को सारे ग म प ध नि अकेले अकेले लिखा जाता है। आरोह में उतरते वक्त सा नि ध प मगर ऐसा ऐसे उतरते हुए लिख देते हैं, जबकि संचारी में आपको लिखना हो तो उसमें स्वर को डबल कर दिया जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 10 नंबर सवाल लिखा गया है कि निम्नलिखित स्वर समुदाय किस राग का है, तो सही उत्तर हो जाएगा गौड़ मल्हार। ठीक है जी, गौड़ मल्हार देख लीजिए, अब इसकी व्याख्या पढ़िए। व्याख्या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। स्वर समुदाय क्या है, रे रे प म प ध नि प म प म। ठीक है जी, ये गौड़ सारंग का स्वर समुदाय है। रे रे प म ध नि प म प म प। ठीक है जी, ये स्वर समुदाय गौड़ मल्हार के स्वर समुदाय हैं। गौड़ मल्हार खमाज थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण, वादी मध्यम है, संवादी षडज होता है। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। और देखिए सहाना राग की बात करें तो काफ़ी थाट से उत्पन्न है, और बहार जो है बहार राग भी काफ़ी थाट से उत्पन्न है। मियाँ मल्हार भी काफ़ी थाट से उत्पन्न है। ठीक है जी, तो एक व्याख्या में आपको 4-5 प्रश्न मिल रहे हैं, तो ध्यान से देखना है, विश्वास रख के पढ़ना है, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो रही है। ठीक है जी, 11 नंबर सवाल लिख रहा है कि बियाड़ लय कौन सी होती है, तो बियाड़ लय आप जानते हैं 7/4 होती है, तो ये वाला हो जाएगा 4 एकम 4 3 7 हो जाता है। आप जानते हैं, इसको गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो गया आपका बियाड़ लयकारी। आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है जी, और आपको बताना है आड़ लयकारी कितनी होती है, तो आड़ लयकारी आपको बताना है, आड़ लयकारी होता है 3/2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आड़ लयकारी। ठीक है जी, और कुआड़ लयकारी क्या होता है, तो कुआड़ लयकारी ये है। ठीक है जी, कुआड़ लयकारी 4 एकम 4 5/4, ये सवा गुण है, और ये 1.5 गुण है, और ये 1.25 गुण है। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। ये देखिए गुल्लू शब्द किस वाद्य से संबंधित है, तो आप जानते हैं सितार से है। गुल्लू आप डांड और तबली जहाँ मिलता है उसको गुल्लू कहते हैं, आप जानते ही हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कितने वीडियो में। देखिए ये डांड हो गया, और यहाँ पे गुल्लू होता है, और बीच में यहाँ पे जो जुड़ता है ना, इसी को गुल्लू कहते हैं। ठीक है, ये तानपुरा या सितार जो भी समझिए, तो जो डांड और तबली का मिलन स्थल है वही गुल्लू है। ठीक है जी, तो इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा आप। देखिए हुमफित शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, तो हुमफित जो है, हुमफित शब्द जो है आपका गमक से संबंधित है। हुमफित देखिए, इसका व्याख्या पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हुमफित। देखिए इसकी हम व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं, तो व्याख्या में लिखा गया है कि हुमफित गमक से संबंधित है। गमक की परिभाषा इस प्रकार से की गई है कि जब स्वर को विशिष्ट प्रकार से हिलाते हैं तो उसे गमक कहते हैं। संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार के गमक को बताया गया है। पहला कंपित, स्फुरित, आहत, आंदोलित, प्लावित, उल्लासित, त्रिभिन्न, तिरिप, वलित, हुमफित, लीन, मुद्रित, कुरूला, नामित, मिश्रित। ठीक है जी, तो 15 प्रकार के आपको संगीत रत्नाकर के गमक है। ठीक है जी, आप कमेंट करके बताइए कि संगीत रत्नाकर कौन से संगीतज्ञ ने लिखा है। ठीक है, बताना है आपको। 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा स्वर अर्धदर्शक के नाम से जानते हैं, तो आप जानते हैं मध्यम को जानते हैं। इससे जो है आप रागों के गायन समय को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माई म्यूजिक माई लाइफ ग्रंथ को किसने लिखा, तो रविशंकर, आप जानते ही हैं रविशंकर जी सितार वादक हैं। और इनके बारे में व्याख्या देखिए, व्याख्या लिख रहा है इसमें
कि माई म्यूजिक माई लाइफ ग्रंथ को पंडित रविशंकर द्वारा लिखा गया। रविशंकर जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। ठीक है जी। 2001 में ब्रिटेन की ओर से नाइटहुड और 2002 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रविशंकर जी पर। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल इसमें है, देखिए 16 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग है। तो आप जानते ही हैं कि आश्रय राग किसको बोलते हैं, जो थाटों के नाम पर हो। तो ये भी नहीं, मालकुस नहीं है, भैरवी से होता है, ये भी नहीं है, रामकली भी नहीं है, तो ये है पूर्वी। पूर्वी थाट भी होता है और उसी के नाम पर इस राग का नाम है, इसलिए इसको आश्रय राग कहते हैं। तो आंसर ये हो गया। अब देख लीजिए, इसमें व्याख्या पढ़ लीजिए। देखिए व्याख्या में लिखा गया है, पूर्वी अपने थाट के नाम पर ही रखा गया है। इसका वादी गंधार है और संवादी निषाद है। जाति इसकी संपूर्ण है। न्यास के स्वर है षडज गंधार और पंचम। ठीक है जी। गायन समय सायंकाल होता है। संप्रकृति राग इसका पुरिया धनासिरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, चतुस्र जाति त्रिपुट ताल की मात्रा बताइए। चतुस्र जाति त्रिपुट ताल की मात्रा संख्या कितनी है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 17 का सही उत्तर बताइए। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 8। ठीक है जी। चतुस्र जाति त्रिपुट ताल में 8 मात्राएं होती हैं। इसकी व्याख्या पढ़िए। व्याख्या इसका लिखा गया है, व्याख्या में लिखा गया है, चतुस्र जाति त्रिपुट ताल में 8 मात्राएं होती हैं। तिस्र जाति में 7 मात्राएं होती हैं। खंड जाति में 9 मात्राएं होती हैं और मिश्रित जाति में 11 मात्राएं होती हैं और संकीर्ण जाति में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से आप 7-8 प्रश्न बना सकते हैं बहुवैकल्पिक। ठीक है जी। तो बढ़िया से पढ़ना है आपको, टेंशन मुक्त होकर पढ़ना है। आपको कंटेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है जी। 18 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 18 नंबर सवाल लिख रहा है, उस कथन का चुनाव करिए जो कि सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका ये भरत ने राग ध्यान का उल्लेख किया, ये गलत है। ठीक है जी। बाकी सब सही है। देखिए राग ध्यान सिद्धांत का रस भाव से घनिष्ठ संबंध है, सही है। देखिए मध्यकाल में उत्तर दक्षिण दोनों पद्धतियों में राग रागनी अवधारणा प्रचलित रही, तो ये भी सही है। देखिए संगीत दर्पण और संगीत मकरंद राग रागनी वर्गीकरण के लिए संबंधित ग्रंथ है, तो ये तीनों सही है, जबकि ये गलत है। ठीक है जी। तो अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। व्याख्या में देखिए, व्याख्या में क्या लिखा है, भरत ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ 200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व का, मैंने इसके बीच में लिखा है, नाट्य शास्त्र में राग ध्यान का उल्लेख नहीं है। देखिए नहीं किया गया है, बल्कि ध्रुवा गीति भेद का उल्लेख मिलता है। राग ध्यान का उल्लेख मतंग मुनि के बृहदेशी ग्रंथ में मिलता है। मतंग मुनि ने किन्नरी बीड़ा निर्माण किया था, परंतु मतंग मुनि को चित्रा बीड़ा का महान कलाकार माना जाता है। ठीक है, मतंग मुनि ने बीड़ा पर सर्वप्रथम सारिकाएं पर्दे लगाए थे। ठीक है जी, मतंग मुनि। अगला सवाल देख लीजिए, 19 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि किस जाति में प्रबंध के 6 अंगों का होना अनिवार्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मेदिनी। ठीक है जी। व्याख्या पढ़िए इसकी। व्याख्या लिखा गया है, व्याख्या लिखा गया है कि मेदिनी जाति में प्रबंध के 6 अंग होना अनिवार्य है। दापिनी जाति प्रबंध में 4 अंग, भाविनी जाति प्रबंध में 3 अंग और तारावली जाति प्रबंध में 6 अंग और आनंदिनी जाति प्रबंध में 5 अंग होने अनिवार्य है। ठीक है जी। तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल, साम संगीत में अलंकारिक प्रयोगों के लिए किन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। तो 20 नंबर का सही उत्तर बताना है आपको। 20 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है जी, आपका बिन्नत और अत्यंत क्रम। ठीक है जी, बिन्नत और अत्यंत क्रम। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है, व्याख्या में लिखा गया है कि साम संगीत में अलंकारिक प्रयोगों में बिन्नत अत्युत्क्रम शब्दों का प्रयोग होता है। सम जब किसी गीत या गत का प्रारंभ सम से किया जाता है उसे सम कहते हैं। विषम किसको कहते हैं, जब किसी गत का प्रारंभ ताल व गीत की प्रथम मात्रा से न होकर अन्य किसी मात्रा से होती है उसे विषम कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 21 नंबर पूछा जा रहा है। 21 नंबर सवाल पढ़िए। 21 नंबर सवाल, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने
जन्य जनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया। तो देखिए जन्य जनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 21 का उत्तर हो जाएगा डी, मतंग। मतंग जी ने नहीं किया, जन्य जनक व्यवस्था का उल्लेख मतंग ने नहीं किया, जबकि श्रीनिवास ने किया, हृदय नारायण देव ने किया, लोचन ने किया, मतंग ने नहीं किया। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिखा जा रहा है कि मतंगकृत बृहदेशी में जन्य जनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें जातियों से ही ग्राम राग की उत्पत्ति हुई है। मतंग ने सर्वप्रथम संगीत साहित्य में राग शब्द का उल्लेख किया था। इस ग्रंथ में नाद उत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, अलंकार, गीतियाँ, राग भाषा, प्रबंध अध्याय का वर्णन है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे 22 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल देखिए, भातखंडे के अनुसार आवाज के परिष्कार हेतु किन तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है जी, किन तत्वों का होना आवश्यक है, तो देख लीजिए आप 22 का सही उत्तर हो जाएगा, 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें कूट देख लीजिए, कूट इसमें देख लीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 का डी, 1 2 3। देखिए आवाज ठीक प्रकार से निकालना, देखिए उसके बाद दूसरा आवाज की स्थिरता, उसके बाद आपको तीसरा मतलब श्वास नियंत्रण। ठीक है जी। रागों की तकनीकी समझ भातखंडे जी के अनुसार शामिल नहीं है, जबकि ये 3 शामिल है। ठीक है जी। इसके व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए भातखंडे के अनुसार आवाज के परिष्कार हेतु उन्होंने बताया कि सबसे पहले आवाज ठीक प्रकार से निकलना, फिर आवाज की स्थिरता को बढ़ाना, श्वास पे नियंत्रण पाना ताकि स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर नीचे ना हिल सके और स्वरों की शुद्धता बनी रहे। ठीक है जी। तो अगला सवाल आपसे 23 नंबर पूछा जा रहा है। 23 नंबर सवाल है, देखिए जिन राग में पंचम का प्रयोग न होकर उसे इंगित कीजिए, जिन राग में पंचम का प्रयोग नहीं हुआ है उसको बताइए। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सोहनी। राग सोहनी में पंचम का प्रयोग नहीं होता है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा जा रहा है, देखिए सोहनी राग में पंचम का प्रयोग नहीं होता है। सोहनी मारवा थट का राग है, इसकी जाति आडव साडव है और वादी धैवत है, संवादी गंधार है, और आरोह में ऋषभ और पंचम और आरोह में पंचम वर्जित किया जाता है। ठीक है जी। तो गायन समय इसका हो गया रात्रि का अंतिम पहर। इसका सम प्रकृति राग है पुरिया और मारवा। ठीक है जी। न्यास के स्वर इसके गंधार धैवत और उत्तरांग प्रधान राग है यह। सूहा, देखिए सूहा राग के बारे में बात करें तो काफ़ी थट से उत्पन्न होता है, और बाहर राग की बात करें तो ये भी काफ़ी थट से उत्पन्न है। गौड़ मल्हार की बात करें तो ये भी काफ़ी थट से उत्पन्न है। ठीक है जी। तो अगला सवाल आपसे, देखिए इसमें से भिन्न को चुनिए, कौन अलग है। तो कौन अलग है आपको 24 नंबर में बताना है। तो 24 नंबर में सही उत्तर हो जाएगा आपका रहमत खां। देखिए डी आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या पढ़िए। रहमत खां देखिए कैसे अलग हैं देखना है आपको। तो रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये तीनों कलाकार किराना घराने से हैं, संबंधित है, जबकि रहमत खां ग्वालियर घराने से संबंधित है, इसलिए अलग हैं। देखिए रहमत खां के गुरु हद्दू खां हैं। ठीक है जी, हद्दू खां। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। 25 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 25 नंबर सवाल लिखा है कि लोचन के श्रुति स्वर संस्थानों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है जी। तो ऋषभ 7वीं श्रुति पे है, मध्यम 13वीं पे, देखिए कौन सा गलत है इसमें। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा 25 का सी, 25 का सी ये सही नहीं है, जबकि आपका ऋषभ 7वीं श्रुति पे है, आपको मध्यम 13वीं श्रुति पे है और निषाद 22वीं श्रुति पे है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, लोचन के श्रुति स्वर स्थानों में पंचम श्रुति की सही जोड़ी नहीं है। देखिए लोचन जी ने अपने स्वर सा को 4थे श्रुति पर, रे को 7वीं श्रुति पर, गंधार को 9वीं श्रुति पर, मध्यम को 13वीं श्रुति पर, पंचम को 17वीं श्रुति पर तथा धैवत को 20वीं श्रुति पर और निषाद को 22वीं श्रुति पर दर्शाया है। तो इस तरह से आपको पंचम को किस पे दर्शाया गया है, तो पंचम को 17वें पे दर्शाया गया है, जबकि इसमें पंचम को 16 लिखा है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। अगला सवाल देखिए 26 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। 26 नंबर सवाल, बिहाग को बिहागड़ा से अलग करने वाले स्वर को बताइए। तो बिहाग राग से बिहागड़ा को अलग करता है कौन स्वर समूह। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा जी। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका
कोमल निषाद, ठीक है जी। कोमल निषाद, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। कोमल निषाद, इसकी व्याख्या क्या है तो पढ़िए। बिहाग को बिहागड़ा से अलग करने के लिए बिहागड़ा में दोनों निषाद का प्रयोग करते हैं। बिहाग देखिए बिलावल थाट से उत्पन्न है, जाति इसकी आडव संपूर्ण है और वादी गंधार है, संवादी इसकी निषाद होता है, गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। बिहागड़ा के बारे में बात करें तो ये भी बिलावल थाट से उत्पन्न है। इसकी जाति देखिए साडव संपूर्ण, वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर षडज है। दोनों निषाद का प्रयोग इसमें किया जाता है। गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है, ठीक है जी। तो कोमल निषाद से बिहाग और बिहागड़ा का अंतर किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित रागों में कोमल निषाद, धैवत और शुद्ध निषाद और तार सप्तक साथ स्वराली का प्रयोग हुआ है, तो किस राग को दर्शा रहा है, किस किस राग में प्रयोग होता है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, मतलब मियाँ की सारंग में भी प्रयोग होता है, मियाँ मल्हार में भी प्रयोग होता है और उसके बाद राग बहार में भी प्रयोग होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठीक है जी। तो इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिख रहा है नी धनिशा स्वरावली जो है मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार, बहार आदि रागों में होता है, जबकि सूर मल्हार में कोमल निषाद, धैवत मध्यम पंचम स्वर की संगति होती है। सूर मल्हार देखिए काफी थाट का राग है और जाति इसकी आडो संपूर्ण है, आडो साडो है सॉरी वादी स्वर मध्यम है और संवादी स्वर षडज है। दोनों निषाद का प्रयोग होता है इसमें। गायन समय इसका वर्षा ऋतु है। मियाँ की सारंग काफी थाट से उत्पन्न है और मियाँ मल्हार भी काफी थाट से उत्पन्न है, बहार भी काफी थाट से उत्पन्न है, ठीक है जी। तो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए आपको निम्नलिखित ग्रंथों में उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 28 का क्या होगा जी? 28 का हो जाएगा बी। 28 का क्या होगा जी? तो बी हो जाएगा आंसर, 28 का बी। 28 का बी हो जाएगा, मतलब पहले बृहदेशी, उसके बाद आपको स्वर मेल कलानिधि, उसके बाद आपको अनूप संगीत रत्नाकर, उसके बाद राग तत्व विबोध, ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या इसके पढ़िए। व्याख्या लिखा गया है। व्याख्या इसमें लिख रहा है कि बृहदेशी ग्रंथ 8वीं, स्वर मेल का निधि 1550 ईस्वी में, अनूप संगीत रत्नाकर भावभट्ट द्वारा 16वीं सदी में, राग तत्व विबोध 18वीं सदी में श्रीनिवास द्वारा लिखा गया, ठीक है जी। मध्यम ग्रामिक पंचम है, तो मध्यम ग्रामिक पंचम कौन है? तो त्रिश्रुतिक, ठीक है जी, त्रिश्रुतिक। अगला इसका व्याख्या देख लीजिए। मध्यम ग्रामिक पंचम त्रिश्रुतिक होता है, ठीक है जी। मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर आ जाता है तथा धैवत एक श्रुति बढ़ जाता है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 30 नंबर पूछा जा रहा है आपसे। 30 नंबर सवाल इसमें पूछा गया है कि मेल प्रस्तार की सुविधा की दृष्टि से किन स्वरों को रा, री तथा रू की संज्ञा दी गई है? तो 30 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इसका। देखिए पढ़िए, व्याख्या पढ़िए। तो रा, री, रू की संज्ञा किसको दी गई है? तो देखिए शुद्ध ऋषभ को रा कहा गया है, पंच श्रुतिक ऋषभ को री कहा गया है और षट श्रुतिक ऋषभ को रू कहा गया, ठीक है जी। तो रा, री की संज्ञा शुद्ध ऋषभ, पंचश्रुतिक ऋषभ और षट श्रुतिक ऋषभ को दी गई है, ठीक है। 31 नंबर सवाल देख लीजिए। 31 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 31 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए संगीत रत्नाकर पर किन विद्वानों द्वारा टीका लिखा गया है, ठीक है। तो टीका लिखी गई है, बताइए किन विद्वानों द्वारा। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब कलीनाथ द्वारा टीका लिखा गया, उसके बाद केशवनाथ द्वारा लिखा गया, सी भूपाल द्वारा लिखा गया। तो इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। इसकी व्याख्या यहाँ पे लिखा गया है, देखिए इसकी व्याख्या इसमें देखिए। कलीनाथ केशव सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखा है, जबकि अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखा है। देखिए सिंह भूपाल ने संगीत सुधा नामक ग्रंथ 14वीं शताब्दी में लिखा और इसी में इसका टीका किया। कलीनाथ ने 15वीं सदी में शताब्दी पर टीका कलानिधि के नाम से किया, ठीक है जी। कलीनाथ कलानिधि लिखे थे 15वीं शताब्दी में। अगला सवाल 32 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 32 नंबर सवाल है, देखिए
यदि यदि राग मारवा के मद्र धैवत को सा मान लिया जाए तो ध नि रे ग म ध स्वरावली से किस अन्य राग के स्वर की प्राप्ति होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा वृंदावनी सारंग। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या इसका लिखा गया है, देखिए व्याख्या राग मारवा के मंद्र धैवत को सा मान लिया जाए तो ध्वनि रे गम ध स्वरावली जो है वृंदावनी सारंग का है। देखिए वृंदावनी सारंग की बात करें तो काफी थाट से उत्पन्न है, जाति ऑडो ऑडो है और वादी स्वर ऋषभ होता है और संवादी स्वर पंचम होता है। इसमें दोनों निषाद का प्रयोग होता है। न्यास के स्वर है ऋषभ पंचम और षडज। गायन समय इसका मध्याह्न काल है। संप्रकृति राग है सूर मल्हार। देखिए यमन कल्याण जो होता है, यमन जो है कल्याण थाट से उत्पन्न है, भूपाली भी कल्याण थाट से उत्पन्न है और हंस ध्वनि जो है बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे 33 नंबर पूछा जा रहा है। राग विज्ञान के लेखक तो विनायक राव पटवर्धन है, आप जानते ही हैं। विनायक राव पटवर्धन है इसके लेखक। इसमें थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में लिखा जा रहा है विनायक राव पटवर्धन जो है राग विज्ञान के लेखक हैं। भारतीय संगीत कोश विमलकांत राय चौधरी और संगीतांजलि को ओमकारनाथ ठाकुर ने लिखा है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है आपको, मिलान करना है और कूट का चयन करना। ठीक है। खमाज थाट देखिए इधर आपको एक सूची में लिखा है, इधर आपको थाट लिखा है, थाट इधर है और उसके बाद इधर राग है। तो कौन सा जो है आपको किस थाट का नाम जो है दक्षिण भारत में सूची 2 में दिया गया है। तो आपको सही उत्तर बताना है। आपको सही उत्तर आपको बताना है। देखिए 34 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। 34 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा देख सी। थोड़ा सा ऊपर इसको कर लीजिए। सी का मतलब हो गया आपको, देखिए सी का मतलब हो गया आपका खमाज को जो है 3 नंबर। देखिए खमाज को कहा जाता है हरि काम्भोजी। ठीक है जी। और वहीं आपको भैरव को क्या कहा जाता है, भैरव को कहा जाता है माया माल गौड़। ठीक है जी, माया मालव गौड़। और वहीं आपको बात करें काफ़ी को, तो काफ़ी को कहा जाता है खरहर पिया। ठीक है जी, खरहर पिया कहा जाता है। और असावरी को कहा जाता है नट भैरवी। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है खमाज को क्या कहते हैं, तो खमाज को हरि काम्भोजी कहते हैं, भैरव को कहते हैं माया मालव गौड़ कहते हैं और काफ़ी को खरहर प्रिया कहते हैं और सावरी को कहते हैं नट भैरवी। ठीक है। अगला सवाल आपसे देखिए 35 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप यहाँ व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में पढ़िए। खमाज को हरि काम्भोजी कहा जाता है, हरि काम्भोजी। भैरव को माया मालव गौड़ कहते हैं, काफ़ी को खरहर प्रिया कहते हैं, सावरी को नट भैरवी कहते हैं, कल्याण को कल्याणी बिलावल को आपको शंकराभरण कहते हैं, पूर्वी को कामवर्धनी कहते हैं, मारवा को गगन श्री कहते हैं, तोड़ी को कहते हैं शुभ पंतु बराली। ठीक है जी। तो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल अब 35 नंबर पूछा जा रहा है। इसमें भी आपको सुमेलित करना है। तो 35 का बताइए। 35 का सही उत्तर बताइए। तो 35 का हो जाएगा आपका कह रहा है कि राग दर्पण नगमाते आसफी और आपको राग कौमुदी और रागमाला। कौन कौन लेखक हैं आपको बताना है। ठीक है जी। तो आपका 35 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 35 का सही उत्तर हो जाएगा इसको राग दर्पण को लिखे हैं, राग दर्पण को लिखे हैं फकीरुल्लाह। ठीक है जी, फकीरुल्लाह लिखे हैं। राग दर्पण को फकीरुल्लाह लिखे हैं। नगमाते आसफी आपको कौन लिखे हैं, तो नगमाते आसफी आप लिखे हैं मोहम्मद रजा लिखे हैं नगमाते आसफी। ठीक है जी। और रस कौमुदी कौन लिखे हैं, तो रस कौमुदी बताना है। रस कौमुदी लिखे हैं आपको, रस कौमुदी श्रीकंठ ने लिखा है, रस कौमुदी श्रीकंठ। और रागमाला को पुंडरी विठल ने लिखा है। ठीक है। तो आपको याद रखना है राग दर्पण कौन लिखे, तो फकीरुल्लाह लिखे हैं, नगमाते आसफी मोहम्मद रजा लिखे हैं, उसके बाद रस कौमुदी आपको लिखे हैं श्रीकंठ और रागमाला के लेखक हैं पुंडरीक विठल। ठीक है। व्याख्या आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए 36 नंबर मागधी शब्द किसके प्रकार हैं, मागधी शब्द किसके प्रकार है, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका गीति के। ठीक है जी, किसके, तो गीति के। देखिए इसमें व्याख्या पढ़ लीजिए।
मागधी शब्द जो है गीति के प्रकार है। देखिए मागधी गीति के प्रकार हैं भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार अर्धकाल, निवृत्ता, च, विज्ञा, गुर्भ, छरज, संवित। ठीक है जी। मागधी में लगने वाले समय के आधे भाग का नाम पूर्ण हो जाए तो वह गीति अर्धमागधी समझी जाती है। भरत मुनि ने गीतियों के 4 प्रकार बताए हैं, मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और प्रथुता। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए 37 नंबर सवाल, व्याख्या इसमें देखिए। विष्णु दिगंबर स्वर पद्धति में सम और खाली को किन चिन्हों से दर्शाते हैं? तो देखिए हम आपसे बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए विष्णु दिगंबर पद्धति में सम को मात्रा संख्या से दर्शाते हैं और प्लस से खाली को दर्शाते हैं। ठीक है जी। मात्रा संख्या से सम और खाली को प्लस से। वहीं आपको भातखंडे जी के पद्धति में, भातखंडे पद्धति में देखिए, भातखंडे पद्धति में क्रॉस से दर्शाते हैं सम को और 0 से दर्शाते हैं खाली को। ठीक है जी, खाली। अगला सवाल देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए यहाँ पर डिटेल पढ़ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 38 नंबर, संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण किया गया है? देखिए संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध, छायालाग, संकीर्ण। ठीक है, शुद्ध, छायालग, संकीर्ण। देखिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। तो व्याख्या में लिखा है संगीत दर्पण ग्रंथ में पंडित दामोदर जी इसके लेखक हैं और यह ग्रंथ 1625 में लिखा गया है। इस ग्रंथ में रागों के 3 भेद जैसे शुद्ध, छायालग और संकीर्ण के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में राग अध्याय का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भातखंडे ने 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया? तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 39 का वेंकट मखी जी के द्वारा 72 जो थाट थे उसी के आधार पर पंडित भातखंडे ने 10 थाटों का जो है 10 थाटों की व्यवस्था की। ठीक है, इसकी आप व्याख्या पढ़ लीजिए। इसमें लिखा गया देखिए, भातखंडे ने थाटों को वेंकटमखी के 72 मेल के आधार पर चुना है। दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ पंडित वेंकटमखी ने सप्तक के 72 मेल बनाए। वेंकटमखी ने सप्तक के 12 स्वरों को 2 भागों में बांटा। इस प्रकार से भातखंडे जी ने 10 थाटों को माना है। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा जा रहा सवाल अगला है, चित्रकला मूर्तिकला संगीत में क्या पाया जाता है? चित्रकला और मूर्तिकला संगीत में क्या पाया जाता है? तो बताइए। 40 का सही उत्तर बता दीजिए। 40 का सही उत्तर क्या होगा जी? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 40 का सही उत्तर हो जाएगा ए, रूपरेखा और विषय वस्तु। ठीक है जी, रूपरेखा और विषय वस्तु इसमें पाया जाता है। देखिए व्याख्या इसकी समझ लेते हैं। व्याख्या इसका देखिए, व्याख्या लिखा है चित्रकला में भावों के रंगों आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मानसिकता का प्रयोग किया जाता है और इसको बनाने के लिए रूपरेखा तैयार किया जाता है। मूर्तिकला, इस कला में विषय वस्तु की तैयारी की जाती है। इसमें कलाकार मूर्ति बनाकर अपने भाव अभिव्यक्त करता है। पत्थर, धातु आदि को काटकर सजीव निर्जीव पदार्थों के रूप में ढाला जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है इसमें, संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यंत्र काकू। ठीक है जी, यंत्र काकू। और सजीव वस्तु के आवाज को आपको कंठ काकू कहा जाता है। देखिए संगीत वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि काकू यंत्र कहलाती है। देखिए यंत्र काकू का संबंध वाद्य से है। यंत्र काकू से अभिप्राय प्रत्येक वाद्य विशिष्ट ध्वनि से है, जैसे बीड़ा, सितार, बांसुरी आदि। ठीक है जी, सबकी ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। देखिए 42 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, तीसरे स्व स्थान में आलाप को प्रस्तुत करते हैं। तीसरे स्व स्थान में आलाप को प्रस्तुत करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अर्ध स्थित स्वर। ठीक है जी, अर्ध स्थित स्वर इसका सही उत्तर हो जाएगा जी। इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। लिख रहा है, तीसरे स्व स्थान में आलाप अर्ध स्थिर स्वर को प्रस्तुत करते हैं। आलाप 2 प्रकार के होते हैं, आकार आदि का आलाप, नोम तोम का आलाप। ठीक है जी।
43 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वाजिद अली शाह के दरबार में किस गान विद्या को लोकप्रियता प्राप्त हुई थी? तो वाजिद अली शाह के जो है ठुमरी, ठीक है नहीं, वाजिद अली शाह छोड़ चले लखनऊ या और भी उनकी बहुत सारी ठुमरी प्रसिद्ध है। जब उनको, आपको कमेंट करके बताना है, जब उनको देश निकाला दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो बाबुल मोरा नहर छूटो जाए ठुमरी गाए थे। तो आपको बताना है कि वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे, ठीक है जी। वाजिद अली शाह को ठुमरी गान विद्या में लोकप्रियता प्राप्त थी। वाजिद अली शाह 1822 से लेकर 1877 तक इनका काल है। वाजिद अली शाह को अख्तर अख्तर पिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बाबुल मोरा नहर छूट छूट दी जाए ठुमरी वाजिद अली शाह की अत्यंत लोकप्रिय है, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख है? तो आपको 19 स्वरों का उल्लेख है, ठीक है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, संगीत रत्नाकर सारंग देव जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर माने हैं, टोटल 19। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय होते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में टीकाएं सिंह भूपाल ने 14वीं शताब्दी में और कलीनाथ ने 15वीं शताब्दी में लिखी थी। इस ग्रंथ में 121 तालों का वर्णन किया गया है, परिचय दिया गया है, ठीक है। 45 नंबर सवाल लिख रहा है कि ध्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन है? ध्रुपद और उसके विकास का लेखक कौन है? तो आपको 45 नंबर का सही उत्तर बताना है। 45 का सही उत्तर हो जाएगा भाई, 45 का सही उत्तर बताइए। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य कौशल चंद्र देव बृहस्पति। आचार्य कौशल चंद्र देव बृहस्पति ध्रुपद और उसका विकास इस ग्रंथ के लेखक हैं, ठीक है जी। इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिए। ध्रुपद और उसका विकास आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी द्वारा लिखा गया है। संगीतांजलि प्रणव भारती ओमकारनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद जयदेव जी द्वारा लिखा गया है। और मान कुतूहल मान सिंह तोमर जी द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला सवाल 46 नंबर पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो श्रीनिवास आप जानते हैं। 46 का सही उत्तर बताइए। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राग तत्व विबोध। राग तत्व विबोध के लेखक हैं श्रीनिवास। देखिए, इसकी व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, राग तत्व विबोध 18वीं शताब्दी में लिखा गया है श्रीनिवास जी द्वारा। और संगीत सारा अमृत 1787 में राजा तुलजेंद्र द्वारा लिखा गया। संगीत समय सार 1300 ईस्वी में पार्श्वदेव द्वारा लिखा गया। राग तरंगिनी के लेखक 15वीं शताब्दी में लिखे थे लोचन जी, ठीक है जी, लोचन कवि। 47 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन गुणों का होना वाग्यकार में आवश्यक है? वाग्यकार में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मातु और धातु, ठीक है जी। मातु और धातु होना जरूरी है वाग्यकार में। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। इसमें लिखा गया है, वाग्यकार में मातु और धातु के गुणों का होना आवश्यक है। प्राचीन काल में जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना दोनों में प्रवीण होता था उसको वाग्यकार कहते थे। वाक अर्थात पद और गेय अर्थात संगीत, इन दोनों का ज्ञाता वाग्यकार कहलाता है। इन्हें कुछ विद्वान क्रमशः मातु और धातु कहते हैं। संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकार के 28 गुण बताए गए हैं, ठीक है जी। तो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कव्वाली गान विद्या का अवतरण किसने किया? तो कव्वाली गान विद्या का अवतरण किसने किया? तो 48 का सही उत्तर बताइए। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो, ठीक है जी, अमीर खुसरो। इनके गुरु कौन थे आप बताइए। तो अमीर खुसरो, कमेंट करके आपको इनका गुरु बताना है। तो देखिए, कव्वाली गान विद्या अमीर खुसरो से संबंधित है। खुसरो जी का जन्म 1253 से लेकर 1324 में उत्तर भारत के इटावा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो को ख्याल के जन्मदाता कहा जाता है। इसके साथ कव्वाली के आविष्कारक भी माना जाता है। इनके द्वारा निर्मित राग साजगिरी है, उशाक है, सरपदा है, ठीक है जी, उशाक सरपदा राग ये सभी हैं, ठीक है जी। अगला सवाल 49 नंबर पूछा जा रहा है आपसे। 49 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वास्तविक शोध कार्य शुरू करने से पहले किस महत्वपूर्ण अवयव का होना आवश्यक है? तो आपको 49 का सही उत्तर बताना है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रूपरेखा। किसी भी देखिए शोध कार्य को शुरू करते हैं तो उसकी रूपरेखा बनाना अति आवश्यक है। देखिए पढ़िए इसमें, शोध कार्य
शुरू करने से पहले रूपरेखा तैयार किया जाना चाहिए, शोध का विषय तैयार करना चाहिए। ठीक है जी। 50 नंबर, सुशिर वाद्य यंत्र कौन है? तो सुशिर जो हवा से बजते हैं, तो आपको बताना है इसमें। तो 50 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका नाफिरी। नफिरी, नफिरी जो होता है आपको जो है क्या सुशिरवाद है। झांझ बताइए, ये तत् है। नगाड़ा क्या है? औनद है। कमाइचा क्या है बताइए आप? कमाइचा कौन सा यंत्र में आता है? देखिए सुशिरवाद नाफिरी को कहते हैं। देखिए नगाड़ा औनद है के अंतर्गत आता है। कमाइचा तत् वाद्य यंत्र है। ठीक है जी। झांझ घन वाद्य यंत्र है। ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मित्रों में शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करना है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ऐसे कंटेंट, अच्छे से ऐसे कंटेंट बनाते रहें और आप घर बैठे तैयारी को मजबूत करें और नौकरी पाएँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।